हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रेशियो में। तो आज के सेशन तैयारी पर चर्चा में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओएसआई के बारे में। क्या इसमें क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर एग्जामिनेशन का, कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं, क्या एज लिमिट है, क्या कट ऑफ जाती रही है अब तक, इस बार कितनी वैकेंसी आई हैं, क्या इसकी सैलरी है और इसकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, सभी को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है, किसको किसको एज रिलैक्सेशन मिलता है, क्या फिजिकल मेजरमेंट्स रहते हैं, ये सारा कुछ हम इस आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस सेशन को आप अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एसएससी सीपीओएसआई के थ्रू कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिनमें हमें पोस्टिंग मिलती है। सबसे पहले हो गया आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली एसआई। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस को इसको बोलते हैं दिल्ली एसआई। सेंट्रल आर्म फोर्स सीएपीएफ, इसमें 7 होती हैं पोस्ट, जिसमें आपका एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी, इसमें सीपीओएसआई थ्रू पोस्ट फिल की जाती है। लेकिन एआर और एनएसजी, असम राइफल और एनएसजी में सीपीओएसआई के थ्रू वैकेंसी फिल नहीं की जाती है। फिर आपका आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ। ये आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओनली है, बाकी सब इंस्पेक्टर हैं। सब इंस्पेक्टर में 2 स्टार रहता है, यहाँ भी 2 स्टार ही है। और यहाँ पे जो आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है ये 1 स्टार होता है, इसमें केवल सिंगल स्टार होता है। तो हम लोग देख लेते हैं ये एसएसबी, बीएसएफ और सीआरपीएफ क्या होते हैं। तो जो दिल्ली एसआई होता है इसके बारे में आप सभी जानते हैं। फिर आता है आपका बीएसएफ, इसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फिर सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। इन सब में आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर चयनित होंगे। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आईटीबीपी, इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस फोर्स। और एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। इसमें सभी में आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे चयनित होते हैं। एक आपका होता है एएसआई, इसमें आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे चयनित होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके क्या क्या स्टेप हैं। तो इसके 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है पेपर 1, फिर स्टेप 2 होता है पीटी और पीएसटी, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी बोल देते हैं। फिर पेपर 2 होता है, इसमें केवल इंग्लिश आती है। और स्टेप 4 में होता है मेडिकल टेस्ट, ये डिटेल मेडिकल टेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेपर फर्स्ट में क्या क्या आता है। आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए आता है। ये 2 घंटे का पेपर रहता है और 50-50 मार्क्स के सभी सेक्शन होते हैं और 50 ही 50 क्वेश्चन सब में होते हैं। टोटल 200 मार्क्स होता है और 200 क्वेश्चन होते हैं। जो पेपर 2 होता है उसमें 200 मार्क्स का होता है, 200 ही क्वेश्चन होते हैं इसमें भी। चलिए देख लेते हैं हम, जो इसका नोटिफिकेशन आया था उसके थ्रू भी देख लेते हैं इसको। तो इसमें क्या है, 4 आपके स्टेप होते हैं। पहला इन्होंने बोला पेपर फर्स्ट होगा, देन फिजिकल स्टैंडर्ड, पीएसटी, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, पीटी होगा, ये सेकंड स्टेज है। देन पेपर सेकंड होगा, ये 3rd स्टेज है। फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये आपका 4th स्टेज रहेगा। तो इसमें क्या क्या होता है ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, आप बने रहिए सेशन में। जैसे पेपर फर्स्ट में आपका आएगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, फिर जी आएगा जनरल अवेयरनेस, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स आएगा और इंग्लिश कंप्रेंशन आएगा, जिसको इंग्लिश आप बोलते हैं। ये सभी 50-50 मार्क्स के होंगे, 50-50 क्वेश्चंस के होंगे। और ये जो आपका पेपर है वो 2 आवर्स का रहेगा। देन फिर आपका पेपर सेकंड है, इसमें केवल इंग्लिश आएगी। तो इंग्लिश वालों को बहुत बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर्स का ही होगा। ये भी 2 घंटे का ही पेपर होगा। आपका जो मेरिट बनता है वो केवल पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से बनता है। बाकी जो आपका अदर जो होते हैं वो सब, ये पीटी और पीएसटी जो होता है वो ओनली क्वालिफाइंग होते हैं। ये दोनों क्वालिफाइंग होते हैं। मेडिकल भी आपका ये थोड़ा सा टफ होता है मेडिकल, इसका अभी हम डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या होता है। तो जो मेरिट बनती है वो केवल पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के बेस पे बनती है। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और इसमें डीएल की ज़रूरत पड़ती है केवल दिल्ली एसआई के लिए। अगर आप सोच रहे हैं
तो दिल्ली एसआई में आपको डीएल की ज़रूरत पड़ती है, एलएमवी की, लाइट मोटर व्हीकल। ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का होना चाहिए आपका डीएल, अगर आप दिल्ली एसआई के बारे में सोच रहे हैं। बाकी में डीएल की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग देख लेते हैं इसमें कि जो इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है इसमें क्या क्या फॉलो होता है। तो आपका जनरल, ओबीसी और एससी सब के लिए ये हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो आपका सीना है वो विदाउट एक्सपेंशन 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंशन के बाद में 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी इसके अलावा केवल 2 को इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। पहला है कैंडिडेट्स जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं और कश्मीर वगैरह से बिलोंग करते हैं, लेह लद्दाख से, तो इनके लिए जो हाइट है वो 165 है, और इनके लिए चेस्ट सेम ही है 80 और 85 विदाउट एक्सपेंशन और ये एक्सपेंशन के बाद। लेकिन जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए जो हाइट है वो 162.5 है, और इनके लिए सीने का जो विदाउट एक्सपेंशन है उसका मेजरमेंट इन्होंने 77 रखा है, और विद एक्सपेंशन उन्होंने 82 रखा है। दैट मीन्स दोनों में 5 सेंटीमीटर का गैप रखा है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का। आफ्टर एक्सपेंशन एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड होना चाहिए आपका सीना। बाकी जो फीमेल्स हैं इनके लिए जो आपका जनरल फीमेल हैं, ओबीसी और एससी, इन सब के लिए 157 हाइट रखी गई। चेस्ट का यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है। और जो हिल एरिया वाली जो वुमेंस हैं और लेह लद्दाख, तो ये आपका इनका जो आपका हाइट है ये 155 है, और जो एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब से, उनका 154 है। इनके में चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं है। इन्होंने मेंशन भी कर रखा है अलग से, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। और साथ ही में ये बताया गया जो रिलैक्सेशन है हाइट वगैरह का, ये जो आपका एनेक्चर दिया गया इसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। दूसरा एक चीज़ और है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्या होता है, हाइट वगैरह नापते समय पे कुछ हाइट कम अगर पड़ जाती है वहाँ पे, और आपको लगता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप घर पे जो आप नापे थे वहाँ पे आप बिल्कुल फुलफ़िल कर रहे थे, तो वहाँ पे एक डिसीजन अपीलिंग अथॉरिटी होगा, उसको आपको इन्फॉर्म करना होगा। आप मान लो वहाँ पे फेल हो गए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, तो आप सबसे पहले ग्राउंड पे ही वो लोग रहते हैं, आप पता करना कि कौन अथॉरिटी है, तो आप वहाँ पे जाके उससे बात कर लेना, और उसके सामने फिर आपका मेजरमेंट किया जाएगा। अगर आपका मेजरमेंट करेक्ट पाया जाएगा तो फिर आपको इन कर लिया जाएगा। अदरवाइज अगर फिजिकल स्टैंडर्ड को आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है, कोई आपको चांस दोबारा नहीं दिया जाता है। यहीं पे अगर मेडिकल में आप फेल हो जाते हैं तो आपको रीमेडिकल का एक चांस दिया जाता है 15 दिन के बाद, ये हम लोग मेडिकल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ फिजिकल के लिए कोई री चांस नहीं दिया जाता है। फिजिकल के लिए केवल एक यही है कि आप अथॉरिटी से कंसर्न करें और उसके सामने आप एक बार टेस्ट करा लें। अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिफाई करते हैं तो आप एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे लिखा गया साफ साफ पीएचटी और पीटी जो है वो मार्क्स कैरी नहीं करते हैं, केवल क्वालिफाइंग नेचर है ये। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट चीज़ें। और एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए ये पीटी वगैरह जो है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से ही उनका टेस्ट हुआ होता है जब वो पहले ज्वाइन किए होते हैं जॉब। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब आता है पीटी फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। तो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में आपका जो मेल होते हैं इनके लिए सिंपल सा 100 मीटर दौड़ना होता है 16 सेकंड में, 16 सेकंड या उससे पहले आप दौड़ लें। और 1.6 किलोमीटर दैट मीन्स 1600 मीटर, इसको आपको कवर करना होता है 6.5 मिनट में या इससे कम में। लॉन्ग जंप होता है, इसके लिए केवल आपको एक ही चांस मिलेगा, इन दोनों के लिए 1 चांस मिलेगा आपको। बाकी लॉन्ग जंप होगा ये 3.65 मीटर का रहेगा, इसके लिए 3 चांस आपको मिलेंगे अगर आप
इन तीनों में फेल हो जाते तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहते हैं, ये विदाउट प्रैक्टिस नहीं होने वाले, आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। हाई जंप ये 1.2 मीटर का रहता है, 3 चांस इसके लिए भी मिलते हैं आपको। फिर ये शॉट पुट आता है, आपको गोला फेंकना होता है, ये लगभग 7 किलो के आसपास होता है। ये आपको 4.5 मीटर फेंकना होता है और इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलते हैं। फीमेल के लिए ये नहीं रखा गया है। देखते हैं फीमेल के लिए क्या क्या रखा गया। फीमेल के लिए जो 100 मीटर की दौड़ है वो 100 मीटर की ही दौड़ है, लेकिन यहाँ पे 16 सेकंड रखा गया था, लेकिन फीमेल के लिए 18 सेकंड कर दिया गया। और यहाँ पे आपको 1600 मीटर दौड़ना था, वहीं पे फीमेल्स को केवल 800 मीटर दौड़ना है और इनके लिए 4 मिनट का टाइम रखा गया है। लॉन्ग जंप यहाँ पे 2.7 मीटर ओनली है, इनको भी 3 चांस दिए जाएंगे। और हाई जंप जो है वो 0.9 मीटर का है, इसके लिए भी इनको 3 चांस दिए जाएंगे। और इसमें शॉट पुट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इनसे शॉट पुट का जो थ्रो है वो नहीं कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मेडिकल टेस्ट पे। तो मेडिकल जो टेस्ट होता है, इसमें अगर आप मेडिकल टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको रीमेडिकल के लिए बुलाया जाता है 15 दिन बाद। और जो जिस चीज़ में आप डिस्क्वालीफाई हुए थे, अगर आप उसमें सुधार कर लेते हैं तो आपको एंट्री दे दी जाती है एग्जामिनेशन के लिए, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इसमें आई साइट का जो टेस्ट होता है, इसमें आपका 6/6 और 6/9 दोनों अलाउ होते हैं विदाउट ग्लासेस। विदाउट ग्लासेस ये होते हैं। अगर आपने सर्जरी वगैरह करा रखा है, लेजर वगैरह, तो वो चल जाएगा, लेकिन ग्लासेस नहीं चलेंगे वहाँ पे। और इसमें कहा गया है कि जो कैंडिडेट्स है वो नॉक नीज ना हो, फ्लैट फुट ना हो, वेरिकोज वेन्स ना हो, स्क्वेंट आइस ना हो, ये सब चीज़ें, कलर विजन ना हो। तो इसको हम अभी डिस्क्राइब करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। और वो मेंटल एबिलिटी उसकी अच्छी हो, दैट मीन्स वो गुड मेंटल हेल्थ में हो, वो पागल दिवालिया वगैरह ना हो, उसकी बॉडी अच्छी हेल्थ में हो। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें होते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आई का 6/6 और 6/9 दोनों अलाउ होते हैं विदाउट ग्लास। कलर ब्लाइंडनेस नहीं अलाउ होता। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, इसमें एक प्लेट होती है जिसमें कोई एक नंबर लिखा होता है, उसमें बाकी कलर्स का होता है। तो जो कोई कलर ब्लाइंडनेस बंदा होता है तो उसको वो नंबर नहीं दिखता है सही से, बाकी को दिख जाता है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे कभी भी सर्च करना कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, तो एक PDF आ जाएगी, आप उस PDF में पढ़ के देखना कि क्या अंक लिखा गया है। अगर आप रीड कर पा रहे हो तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं, अगर नहीं रीड कर पा रहे हो तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है। ये स्क्वेंट आइस क्या होता है, आपका भेंगापन होता है, मतलब एक आंख इधर को देख रहा होता है तो एक आंख इधर को देख रही होती है, तो इस तरीके का जो होता है ये भेंगापन इसमें अलाउ नहीं होता है। ईयर ये वैक्स होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। और हेयरिंग टेस्ट होता है कि ये इसमें क्या होता है, आपको यहाँ खड़ा कर दिया जाएगा, आपके एक कान पे पेपर लगा दिया जाएगा, इसमें स्क्रैच किया जाएगा, फिर पीछे से कुछ आवाज़ लगाई जाएगी, कुछ अंक बोले जाएंगे, 8-10 अंक, और आपसे पूछा जाएगा कि आप ये क्या बोल रहे हैं। अगर आपने 90% का आंसर सही दे दिया एटलीस्ट, तो आपके लिए ठीक है, अदरवाइज आप फेल माने जाएंगे। नोज का टेस्ट में क्या होता है, नाक की हड्डी बहुत सारे लोगों को बढ़ती रहती है, तो एक लिमिट तक यहाँ पे एक्सटेंशन अलाउ है, बाकी उसके बाद अलाउ नहीं है। फ्लैट फुट क्या होता है, फ्लैट फुट में क्या होता है, नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके में अगर हम टेस्ट अगर करना चाहें फ्लैट फुट को, तो आप ऐसे फ्लैट फुट को टेस्ट कर सकते हैं। जो नॉर्मल बॉडी है, अगर हम पानी में जाएं और फिर ज़मीन पर आएँ और ज़मीन पर चलें तो हमें कुछ इस तरीके का कर्व मिलेगा, यहाँ पे कर्व मिलेगा ये, ठीक है। तो ये अगर कर्व मिलता है आपको, अगर आप इस तरीके का कर्व पाते हैं अपने पैर में जब आप चलते हैं पानी से निकल के, तो आपका ये फ्लैट फुट नहीं है। अगर ये कर्व नहीं मिलता है, दैट मीन्स आपको कुछ इस तरीके से ही मिल जाता है, बिल्कुल चपटा हुआ बन जाता है पैर, तो आपका फ्लैट फुट है और आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। नॉक नीज क्या होता है, नॉक नीज होता है जैसे आप चल रहे होते हैं तो आपके घुटने
आपके घुटने अगर लड़ रहे होते हैं आपस में दौड़ने पे तो ये नॉक नीज होता है। अगर ये नहीं लड़ रहे होते हैं तो आपका नॉक नीज नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं, बचपन में ही ध्यान देना होता है। अगर आपके घुटने खड़े होने पे लड़ रहे हैं तो नॉक नीज है, अदरवाइज नहीं। घुटनों में हमेशा गैप होना चाहिए। ब्लड टेस्ट में आपका देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कैंसर है या कुछ और डिफेक्ट्स तो नहीं है। एक्सरे में आपका चेस्ट वगैरह देखते हैं कि कोई भयंकर बीमारी तो नहीं है। और आपका साथ में ये देखते हैं कि आपके सभी फिंगर्स हैं कि नहीं है, क्योंकि आपको गन वगैरह चलानी होती है। टीथ में देखते हैं, ये सब डॉक्टर पे डिपेंड होता है। पायरिया वगैरह तो नहीं है, बदबू तो नहीं आती है दांत से, दांतों में गैप तो नहीं बहुत ज़्यादा है। वेरिकोज वीन्स ये क्या होता है, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, बहुत सारे लोगों को उम्र ज़्यादा होने पे बैक साइड में पैरों में काली काली वीन्स दिखाई देने लगती हैं, तो उसको वेरिकोज वीन्स बोलते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और टैटू वगैरह आपका कितने % अलाउ वो हम बता देते हैं। तो टैटू एक साइज है, एक लिमिट है, 1/4 पार्ट होना चाहिए। अगर जैसे मान लो आपने हथेली पे बनवाया है तो उस हथेली का 1/4 भाग से कम है तो अलाउ है। दूसरी चीज़, ये लेफ़्ट साइड में अलाउ होता है, राइट साइड में ज़्यादा नहीं अलाउ होता है, क्योंकि इसका कंटेंट क्या लिखा हुआ है ये मैटर करता है। आपने कुछ अटपटा लिखवा रखा है तो वो नहीं चलेगा। लोकेशन मैटर करती है और साइज मैटर करता है, ठीक है। तो लोकेशन क्या, जैसे अगर लेफ़्ट पार्ट में है, लेफ़्ट साइड में है तो वो अलाउ कर देते हैं, लेकिन अगर राइट पार्ट में है तो ज़्यादातर अलाउ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे ये यूनिफॉर्म वाली जॉब है तो यहाँ पे सैल्यूट वगैरह करना होता है। अगर आपने राइट हैंड में टैटू बनवा रखा है, अब जब आप सैल्यूट करोगे तो टैटू दिखेगा तो ये सीनियर्स की डिसरिस्पेक्ट मानी जाती है, इसलिए ये अलाउ नहीं होता। तो इसमें 3 चीज़ें मैटर करती हैं, कंटेंट, लोकेशन और साइज। ये जो आपका एग्जामिनर बैठा होगा, जो टेस्ट ले रहा होगा, उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्वालिफाई करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं। और आपको इसके लिए री मेडिकल के लिए मिलेगा टाइम। अगर आप 15 दिन में इसको रिमूव करके आ जाते हैं, अगर आप 15 दिन में इसको रिमूव कर लेते हैं, देन आ जाते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे टैटू रिमूवल का यहाँ पे आ गया है अब इंडिया में, तो आप उसको रिमूव करा के अगर जाते हैं तो आपको वहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमने बताया कि जो पेपर 1 है और जो पेपर 2 है, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, MCQ ही आते हैं इसमें। और बाकी इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन इसमें होती है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका ओनली, चाहे आप BA किया हो आपने, चाहे BSc किया हो, BTech किया हो, BBA किया हो, कुछ भी किया हो आपने, वो 1 अगस्त का आप कंप्लीट हो जाना चाहिए रिस्पेक्टिव ईयर। दैट मीन जैसे 2020 की वैकेंसी आई तो 2020 में 1 अगस्त को आपका वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो आपका आता है, ये आता है कि कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल को जो इन्होंने एज रखा है वो रखा है 20 से 25 साल। अगर हम 2020 वाले CPSI की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये 1 जनवरी को काउंट किया जाएगा, 1 जनवरी में आपको काउंट करना है। ये कहा गया है कि 2 जनवरी 1996 और 1 जनवरी 2001 से, यहाँ पे कहा जा रहा है 2 जनवरी 1996 और 1 जनवरी 2001 के बीच में होना चाहिए बंदे का जन्म। अगर इससे पहले जन्मा है तो भी नहीं एलिजिबल है, अगर इसके बाद में जन्मा है तो भी एलिजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे SC ST OBC एक्स सर्विसमैन और विडो को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो देखते हैं क्या क्या एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। दैट मीन्स 25 साल में 5 जोड़ दो तो 30 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, तो 25 में 3 जोड़ दो तो 28 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको एक ऑप्शन फिल करना होता है एज रिलैक्सेशन का। और एक्स सर्विसमैन इसके लिए 3 साल का दिया गया है। और विडो जो या डाइवर्स वुमेन हो, जिसने दोबारा शादी ना किया हो, सेपरेट हुई हो जुडिशियली तरीके से, रीमैरिड नहीं हो, तो उसको 35 साल तक ये एग्ज़ाम देने का चांस मिलता है। साथ ही में अगर वो ये जनरल वुमेन के लिए था, अगर वो वुमेन SC ST में है, ठीक है, वो पहले वाला जनरल और OBC दोनों के लिए था। अगर SC ST में वुमेन है और सेम केस है आपका, डाइवर्स वुमेन है या जुडिशियल सेपरेटेड वुमेन है हस्बैंड से और वो रीमैरिड नहीं है, तो उसको 40 साल तक एग्ज़ाम देने का चांस मिलता है। साथ ही में अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं जिसने 3 साल तक लगातार कंटिन्यूस
सर्विस कर ली है तो उसको 30 साल तक ये एग्ज़ाम देने का चांस मिलता है। अगर ओबीसी का कैंडिडेट है और 3 साल तक उसने कंटिन्यूअस जॉब कर ली है तो उसको 33 साल तक मिलता है, और अगर वो SC ST में है तो उसको 35 साल तक का मिलता है। 3 साल रेगुलर कंटिन्यूअस आपकी सर्विस हो जानी चाहिए, ये ज़रूरी है, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए सर्विस में। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं क्या CPO-SI के लिए टाइपिंग है, तो मैं बता दूं CPO-SI के लिए कोई टाइपिंग नहीं होती है। पूछते क्या कोई इंटरव्यू होता है, तो कोई इंटरव्यू नहीं होता और ना ही कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, क्योंकि पहले CGL में इंटरव्यू हुआ करता था, लेकिन अब इंटरव्यू की जगह पे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कराया जाने लगा है। लेकिन CPO-SI में आज भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं कराया जाता, तो ना ही डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है ना ही कोई इंटरव्यू है। केवल आपको जो मेरिट बनती है वो आपका पेपर 1 पेपर 2 पे बनती है। और यहाँ पे खास बात ये, पेपर 1 में तो सारी चीज़ें होती हैं, मैथ्स, इंग्लिश, GA, रीजनिंग, लेकिन पेपर 2 में ओनली इंग्लिश आती है। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको इसमें बहुत बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि ये 200 नंबर का होता है, तो इसमें कई बहुत ज़्यादा खींच ले जाते हैं लोग। हमारे पढ़ाए हुए कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके इंग्लिश में 185 मार्क्स आए हुए हैं, मैथ्स में तो उनके प्री में थे ही अच्छे, तो उन लोगों को दिल्ली SI वगैरह सब मिल गया है, जैसे कि हमने स्क्रीन पर फोटो भी लगा रखा कुछ का। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक आपको स्पेशल वेटेज मिलता है। किसको स्पेशल वेटेज मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने NCC कर रखा है, अगर आपने नेशनल कैडेट कॉर्प्स का कर रखा है, अगर नेशनल कैडेट कॉर्प्स का NCC का कर रखा है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप होल्डर हैं उसके 1/1/2021 तक के पहले, तो आपको अगर NCC का C ग्रेड का मिला हुआ सर्टिफिकेट, तो आपके 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे। प्रत्येक पेपर में 5% का वेटेज दिया जाएगा मैक्सिमम मार्क्स का। और अगर B वाला है तो आपको 6 मार्क्स, दैट मीन 3% का वेटेज दिया जाएगा। और NCC सर्टिफिकेट अगर आपका A वाला है तो उसमें 4 नंबर का, दैट मीन 2% का। ये 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर क्या, क्योंकि हर एक पेपर 200 नंबर का है, तो 200 नंबर में अगर हम 5% निकालें तो 10 नंबर आ जा रहा है। ऐसे 200 नंबर में अगर हम 3% निकालें तो 6 अंक आ जा रहा है। ऐसे 200 नंबर में हम 2% निकालें तो 4 अंक आ जा रहा है। इसका मतलब आप अगर आप C वाला सर्टिफिकेट रखते हैं तो 10 नंबर आपका प्री में, 10 नंबर आपका मेंस में, तो 20 नंबर तो आपको फ्री के मिल जाएंगे ये NCC के थ्रू। ऐसे अगर B का सर्टिफिकेट आपका, तो आपका 6 नंबर और 6 नंबर तो 12 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपका NCC A वाला है तो 4 नंबर और 4 नंबर, दैट मीन 8 नंबर का आपको वेटेज मिल जाएगा। लास्ट में नॉर्मलाइजेशन के टाइम में ही इसका वेटेज दे दिया जाता है, इसीलिए इन्होंने अलग अलग लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या सैलरी वगैरह है इसकी। तो यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें तो सब इंस्पेक्टर की जो सैलरी होती है उसका जो बेसिक पेमेंट हो 35,400 स्टार्ट होता है, 1,12,400 तक जाता है बेसिक पेमेंट है। इसमें TA, DA, HRA ये सब चीज़ें और जुड़ती हैं। सेम यही दिल्ली SI का भी है, और ये नॉन गजेटेड पोस्ट होती है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस बार के जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसमें क्या लास्ट डेट सबमिशन है। तो सबमिशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 17/6 से स्टार्ट हुआ है, 16/7 तक चलेगा। लास्ट डेट जो टाइम है रिसिप्ट एप्लीकेशन की वो 16/7 रहेगी, ये रात को 11:30 बजे तक रहेगा। और लास्ट टाइम जो ऑनलाइन पेमेंट है वो 18 तारीख तक रहेगा, 18 जुलाई तक, ये 11:30 बजे रात तक रहेगा। जो ऑफलाइन चालान है वो आप 20 तारीख तक बनवा सकते हैं, और आपका जो पेमेंट थ्रू चालान है वो 22 तारीख तक हो सकता है। और कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है उसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 29/9/2020 से 5/10/2020 के बीच रखा गया है। और जो पेपर 2 है उसको इन्होंने एक्सपेक्टेड कर रखा है 1/3/2021। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे पाएंगे कि ये अक्टूबर में पेपर हो जा रहा है ख़त्म, और यहाँ पे मार्च में स्टार्ट हो रहा है पेपर 2। तो इसका मतलब बीच में आपको 5 महीने मिल जा रहे हैं, 5 महीने मिल जा रहे हैं आपको पेपर 2 की तैयारी के लिए। तो आपके लिए बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाएगा, 5 महीने में तो आप दुनिया पलट सकते हैं। तो आप इसमें अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप सिक्योर कर सकते हैं अपनी जॉब अच्छा स्कोर करके। तो चलिए देख लेते हैं इस बार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कितनी वैकेंसी आई हुई है इस बार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिल्ली सब इंस्पेक्टर की।
तो दिल्ली एसआई में जो आपका वैकेंसी आया हुआ है वो जनरल जो यूआर हैं 32 है, ईडब्ल्यूएस का 9, ओबीसी का 6, एससी का 11, एसटी का 15, टोटल 73 हैं। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टोटल 9 हैं। सेम आपका ये दिया गया डेटा। एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 9 हैं। टोटल जो वैकेंसीज आई हैं वो 91 है इस बार दिल्ली एसआई में। इस बार थोड़ी सी वैकेंसीज कम आई हैं पूरे में। यहाँ पे टाइप ऑफ वैकेंसी जो दी गई हैं वो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली फीमेल के लिए टोटल 78 दी गई हैं, जनरल के लिए। देन इसके बाद में हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जनरल का दिया गया 35, ईडब्ल्यूएस का 8, ओबीसी का 17, एससी का 12, एसटी का 6 और ये टोटल जो वैकेंसी दी गई वो 78 हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और बाकी अदर जो जगह दिया गया है। तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी में अगर आप देखें तो ये सीआरपीएफ में जनरल का 421 है और टोटल आपकी 1040 हैं। यहाँ पे फीमेल की टोटल 32 हैं तो ये 1072 बन जाती हैं टोटल। एक्स सर्विसमैन की 107 दी गई हैं। यहाँ पे सेम तरीके से आप पूरा देख सकते हैं। बीएसएफ में 244 टोटल हैं, 232 मेल की, 12 फीमेल की। यहाँ पे आईटीबीपी में 36 मेल की और फीमेल की 7 दी गई हैं, टोटल 43 दी गई हैं। सीआईएसएफ में 18 और फीमेल का 2 और ये 20 टोटल दी गई हैं। ऐसे ही आप सबका देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक बात ये पता चली, जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 1395 दी गई अदर में, और यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स का 1342 है और फीमेल का 53 दिया गया है टोटल 1395 में, जिसमें और 139 इसमें एक्स सर्विसमैन का है। तो ये रहा आपका वैकेंसी का प्रोसीजर कि क्या क्या वैकेंसीज आई हैं। तो आप लग जाइए सीपीओएसआई की तैयारी में और हमें पूर्ण भरोसा है कि आप लोग एग्ज़ाम निकाल लेंगे, क्योंकि अक्टूबर के लिए भी अभी टाइम है आपके पास और इसके बाद मेंस के लिए तो वो खुद ही टाइम आपको 5 महीने का दे रहा है। तो आप सबसे पहले प्री का अच्छी तैयारी कर लो और फिर मेंस के लिए आप लग जाओ। आपको हमने प्रोसीजर बता ही दिया। सबसे पहले आप पेपर फर्स्ट दोगे, देन इसके बाद में आपका पीटी और पीएसटी होगा। इसमें जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तब आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तब आपका मेडिकल होगा। यही सेम प्रोसीजर है और इसी को फॉलो करना है आपको। देन आफ्टर दैट जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिनिश्ड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप सभी को आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। आप जल्द जल्द नौकरी ले लें और आपके जितने भी रिलेटेड बंदे हैं जो सीपीओएसआई की तैयारी कर रहे हैं या इससे रिलेटेड कोई और तैयारी कर रहे हैं तो उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको ये इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है, जो जानकारी है वो डिटेल में पता चल सके, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उनको पता चलता है कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हमें सारा प्रोसेस पता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, तो वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।